नमस्कार साथियों, श्याम जीके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी में हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्रिया। बहुत ही आसान शब्दों में एक छोटी सी क्लास में आप क्रिया का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से क्लास को देखें, कमेंट का जवाब दें, जो भी वर्क दूं उसका रिप्लाई दें। तो आइए शुरू करते हैं क्रिया। तो सबसे पहली बात, क्रिया कहते किसे हैं? परिभाषाएं आपने पढ़ी है। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का करना या होना। अब करना और होना दो अलग अलग शब्द हैं। आइए जैसे देखते हैं, रमेश पाठ पढ़ रहा है। यहां रमेश पढ़ रहा है, पढ़ना यानी कि पढ़ने का काम वो कर रहा है, तो काम के करने का पता चल रहा है। रमेश कमरे में है या था या होगा काल के अनुसार। अब यहां पर रमेश ये तो करता हो गया, कमरे में जिसमें में आ रहा है, में और पर आता है, अधिकरण कारक होता है, तो यहां पर सिर्फ है क्रिया आ रही है, जो कि होने का बोध करवा रही है। अब काल के अनुसार यहां पर था भी हो सकता है, होगा भी हो सकता है। फिर से ध्यान दीजिए, क्रिया क्या है? किसी कार्य का करना या होना। करना में काम किया जा रहा है उसका पता चलता है, होना में स्थिति क्या है जो होने का बोध करवाता है। तो क्रिया का जो साधारण अर्थ है या परिभाषा है, ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे हिंदी में हम बात करें तो पढ़, पढ़ से बन जाएगा पढ़ा, पढ़ी, पढ़ना। लिख, लिखा, लिखी, लिखना। संस्कृत में इसका रूप है, संस्कृत की बात करें तो जैसे पढ़ का संस्कृत में होता है पठ धातु। तो जब हम धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द का निर्माण करते हैं तो फिर ये क्रिया शब्द बन जाते हैं। धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्रिया शब्द का रूप ले लेते हैं।
बस आपने ध्यान क्या रखना है, यदि प्रश्न आ जाता है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के जड़ रूप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब बात आती है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। पहला वर्गीकरण इसका रहेगा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अ अ का अर्थ होता है नहीं। क्या नहीं? कर्म। यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो, जिसमें क्रिया का फल, क्रिया का भार सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अभी इसको विस्तार से करेंगे हम। दूसरा है से। से का मतलब सहित। क्या सहित या साथ? क्या साथ हो? कर्म साथ हो। जिस क्रिया में कर्म हो वह कहलाएगी सकर्मक। अब भूल जाते हैं कि कौन सी सकर्मक थी, कौन सी अकर्मक थी। तो क्या बात बताई है? ए का मतलब नहीं। नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं है, अकर्मक। से से का मतलब सहित, जिसमें कर्म साथ में है, वह कहलाएगी सकर्मक। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं दो, सकर्मक और अकर्मक। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। कर्म नहीं। क्रिया का भार सीधा कर्ता पर। परिभाषा ही नहीं पूछी जाएंगी, उदाहरण आते हैं कि इसमें सकर्मक है या अकर्मक है। तो आपने ध्यान क्या रखना है, जब कथन वाले वाक्य आ जाते हैं तो उसके लिए इसका सूक्ष्म ज्ञान आवश्यक है कि अकर्मक क्रिया के बारे में कौन सी बात सही है। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। क्रिया का प्रभाव या क्रिया का भार कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है। अब इसमें बॉडी से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे शरीर के द्वारा, जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं है, जैसे सोना, जगना या जागना, दौड़ना, हंसना, रोना,
तैरना, उड़ना, पलक झपकना, आदि। अब पहचान, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहचान, इसकी पहचान जानने के लिए हम पहले इसका अगला भेद कर लेते हैं, सकर्मक क्रिया। दोनों की पहचान का ऐसा तरीका कर्म होता है, एक बात। दूसरा, क्रिया का भार सीधा कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। तो वहां कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। यानी कि इन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों की बात करते हैं। अब आपको पहचान कैसे करनी है? अकर्मक, सकर्मक। ध्यान रखना, पहचान का छोटा सा तरीका, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। यदि आपने उसको जान लिया तो क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं। राम खाना खा रहा है। अब यहां पर पहले तो मुख्य क्रिया को पहचानना है। राम क्या काम कर रहा है? खाना खाने का। यानी कि यहां पर ये है हमारी मुख्य क्रिया, और इसको पूर्णता दिलाने के लिए आगे ये है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया से पहले आपने क्या लगाकर प्रश्न करना है। क्या वह किसको, दोनों साथ ही कर लेते हैं। क्या वह किसको लगाकर प्रश्न करना है। यदि उत्तर मिलता है तो वही कर्म होगा और क्रिया सकर्मक होगी। ध्यान दीजिए, राम खाना खा रहा है। अब मैं प्रश्न बनाऊंगा, राम खा से पहले, मुख्य क्रिया से पहले क्या या किसको लगाना है। दो प्रश्न सूचक शब्द आपने लगाने हैं, क्या या किसको। राम क्या खा रहा है? राम क्या खा रहा है? उत्तर दीजिए। उत्तर में आप क्या बताओगे? खाना। ये उत्तर आ गया हमारा कि राम खाना खा रहा है।
यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी, और जो उत्तर में प्राप्त हुआ है वह शब्द क्या होगा? कर्म होगा। अब इधर आते हैं अकर्मक में। आइए, राम दौड़ रहा है। मुख्य क्रिया पहचानिए पहले। दौड़ना, ये मुख्य क्रिया है। ये सहायक क्रिया है। अब प्रश्न बनाइए आप, क्या या किसको से। मुख्य क्रिया से पहले आपने क्या लगाना है? क्या? राम क्या दौड़ रहा है? उत्तर में क्या आएगा आपके पास? उत्तर में आपके पास कोई शब्द नहीं आ रहा। अब मुझे पता है बहुत से बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न ऐसे बनाएंगे। प्रश्न ऐसे बनाएंगे कि राम क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न बनाएंगे। ऐसे प्रश्न बनाएंगे तो यहां पर हमारा निर्मित प्रश्न ही गलत है। मुख्य क्रिया से पहले कहा है मैंने, मुख्य क्रिया को साथ रखना है। यदि आपने मुख्य क्रिया को छोड़ दिया फिर तो उत्तर के रूप में क्रिया आ जाएगी, परंतु मुख्य क्रिया को तो प्रश्न बनाते समय साथ रखना है। तो ऐसे प्रश्न बनाते हुए भी आप ध्यान रखना, कहीं यही गलती कर दो। तो क्या दौड़ रहा है, उत्तर में कोई शब्द नहीं आएगा, मतलब यहां पर कर्म है ही नहीं। और जिसमें कर्म नहीं है वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। फिर से देखते हैं एक एक उदाहरण और। राम पढ़ रहा है। राम पत्र पढ़ रहा है। मुख्य क्रिया क्या है दोनों में? पढ़ना। यहां पर हमने क्या लगाना है? यहां मुख्य क्रिया, इससे पहले हमने क्या लगाना है? राम क्या पढ़ रहा है? राम क्या, मुख्य क्रिया को साथ में रखना है, ध्यान रखना। राम क्या पढ़ रहा है? उत्तर आएगा जी, पत्र पढ़ रहा है। अब पत्र क्या है? कर्म है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। और इसी में यदि हमने कर्म नहीं डाला, राम क्या पढ़ रहा है, उत्तर में आपके पास कोई भी शब्द नहीं है। क्या वो पत्र पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, या कोई निबंध, ग्रंथ, अखबार क्या पढ़ रहा है? निश्चित नहीं है। तो ऐसी क्रिया, अब इसमें उत्तर के रूप में कोई शब्द नहीं आया तो मतलब कर्म नहीं है, और जहां कर्म नहीं है वहां क्रिया कौन सी है? अकर्मक। तो ये हमारी दोनों क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक को पहचानने की ट्रिक
जो सबसे ज्यादा बच्चों को उलझन में डालती है। सकर्मक। सकर्मक क्रिया को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक का मतलब एक कर्म। कितने कर्म होंगे? एक ही कर्म। द्वि का मतलब दो। कितने कर्म होंगे? दो कर्म। बस इतना ही ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए, राजू ने बिल्ली को पकड़ा। मुख्य क्रिया क्या है? पकड़ा। अब पकड़ा से पहले मैंने आपको दो शब्द बताए थे, क्या या किसको। राजू ने क्या पकड़ा? उत्तर आएगा बिल्ली। राजू ने किसको पकड़ा? वही उत्तर वापस आएगा बिल्ली। तो जहां दोनों प्रश्न करने पर एक ही उत्तर प्राप्त हो रहा है या एक ही शब्द से प्रश्न बन रहा है, वहां होती है एक कर्मक क्रिया। अब दूसरा देखिए, राजू ने पुलिस को चोर पकड़वाया। अब पकड़वाया मुख्य क्रिया है। प्रश्न बनाइए इन दोनों शब्दों से वापस। ऊपर लिख रहा हूं मैं, राजू ने पुलिस को क्या पकड़वाया। क्या पकड़वाया भी? उत्तर आ जाएगा चोर। एक आ गया। और दूसरा, एक कारक चिन्ह मैंने आपको बताया था। कर्ता ने कर्म को, तो को किसके साथ आता है? कर्म के साथ आता है। यहां भी हम बिना प्रश्न के भी पहचान सकते थे। को किसके साथ आता है? कर्म के साथ आता है। तो दूसरा कर्म क्या है? पुलिस। राजू ने किसको चोर पकड़वाया? उत्तर क्या आएगा? गांव वालों को, शहर वालों को या पुलिस को? उत्तर क्या आएगा? पुलिस को। और प्रश्न करने के बजाय यदि आप अभ्यास करते हो तो सीधा पहचान सकते हो भी को चिन्ह कर्म के बाद आता है। तो एक कर्म हो जाएगा पुलिस, दूसरा हो जाएगा चोर। तो जिसमें दो कर्म हो गए वहां कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक। अब इसमें द्विकर्मक में कुछ अपवाद भी है। द्विकर्मक में कुछ अपवाद भी है। द्विकर्मक को से पहले, यदि को से पहले दान का भाव आ रहा है,
मतलब दान दिया गया है, तो वहां एक कर्मक क्रिया ही मानी जाती है। दान का भाव आ जाए, राजा ने भिखारी को स्वर्ण मुद्राएं दी। अब यहां देखो, को से पहले और क्या दी है, इससे पहले अपने को लगाना है क्या, तो उत्तर आ जाएगा स्वर्ण मुद्राएं। और को से पहले भी कर्म होता है, परंतु जब दान का भाव आ जाए, वापस लेने की बात ना हो, दान हो, तो वहां पर इसे ये कर रहे हैं हम द्विकर्मक क्रिया के अपवाद। अपवाद का मतलब जहां पर जो नियम अभी हमने पहले किया कि को आ जाए और क्या लगाने पर प्रश्न का उत्तर मिल रहा हो, तो द्विकर्मक होती है। परंतु यदि दान का भाव आ जाए तो क्रिया एक कर्मक ही मानी जाएगी। तो यहां पर हम इसको किस भेद में रखेंगे, ये स्वर्ण मुद्राएं जो है वो दान है, दान का भाव आ रहा है, तो यहां पर इसे कर्म न मानकर इसे क्या माना जाएगा, संप्रदान कारक माना जाएगा। इसे संप्रदान कारक माना जाएगा। इसलिए यहां इसमें कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया ही होगी। अब करते हैं क्रिया के अन्य भेद। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, रचना या प्रयोग के आधार पर। पहला, सामान्य क्रिया। ध्यान क्या रखना है, वाक्य में एक ही क्रिया। रवि घर गया, एक ही क्रिया आ रही है। महेश ने पत्र लिखा, कितनी क्रियाएं आ रही हैं, एक ही क्रिया है। तो जहां वाक्य में एक ही क्रिया आती है उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। दूसरा, संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक, मतलब दो क्रियाओं को जोड़ा होगा, तो दो या दो से अधिक क्रियाएं। वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं
आना। जैसे राजू ने खाना खा लिया। अब ये वाला खा यानी कि खाना, ये वाला लिया यानी कि लेना। तो जहां पर एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। तीसरा, सहायक क्रिया। वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए अर्थ को पूर्ण करने के लिए कुछ क्रियाओं का प्रयोग। रवि सो रहा था। अब मुख्य क्रिया तो है सोना, ये तो होगी मुख्य क्रिया। अब ये रहा मतलब रहना, था सहायक। तो ये जो क्रियाएं हैं वाक्य को पूर्ण करने के लिए, इनको किस में, रवि सो रहा है, महेश उछल रहा था, कविता जा रही होगी, तो ये जो अंतिम शब्द आ रहे हैं वाक्य की अर्थ को पूर्णता देने के लिए इन्हें कहा जाता है सहायक क्रिया। मतलब वाक्य के अर्थ को पूर्णता देने के लिए इन क्रियाओं की सहायता ली जाती है। ये कोई मुख्य क्रियाएं नहीं होती, सहायक के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए इनको सहायक क्रिया कहा जाता है। चौथा भेद, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि वर्तमान से पहले की क्रिया का बोध होना। ज्यादातर इसमें क्या लगा होगा, कर लगा होगा पहली क्रिया के साथ। महेश नहाकर स्कूल या विद्यालय गया। अब तो वो स्कूल गया, तो स्कूल जाने से पहले उसने क्या किया था, पहले क्या क्रिया की थी, अब तो गया मतलब जाने की क्रिया किया उसने। जाने का भूतकाल हो गया गया। तो इससे पहले क्या काम किया था उसने, स्कूल जाने से पहले क्या किया था, नहाया था। दीपा खाना खाकर पढ़ रही है। दीपा वर्तमान में क्या काम कर रही है, पढ़ रही है। ये तो होगी वर्तमान क्रिया उसकी, वर्तमान में वो पढ़ने का काम कर रही है, पढ़ रही है, ये तो पता चल गया। ये पढ़ने से, अब पढ़ रही है, वो पढ़ने से पहले क्या किया होगा उसने, तो इस बात का जिससे पता चलेगा
भी वर्तमान में जो क्रिया हो रही है या हो गई, जस्ट उससे पहले कौन सी क्रिया की होगी, कौन सा कार्य किया होगा, तो उसे ही कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। अगला भेद देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना। जहां कर्ता कोई कार्य स्वयं न करके, जहां कर्ता कोई कार्य स्वयं नहीं करता, कर्ता कोई कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है। अब अन्य से करवाएगा तो उसे प्रेरित करना पड़ेगा, या कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित करना। प्रेरणार्थक नाम से पता चल रहा है, जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, प्रेरणा देकर किसी अन्य से करवाएगा, तो वहां कौन सा भेद होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण देखिए, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अब इसमें से चिन्ह आता है, या से की जगह के द्वारा भी आ सकता है, या सीधा द्वारा भी आ सकता है, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग हो सकता है। मोहन ने रवि द्वारा पत्र लिखवाया। अब मोहन ने खुद तो नहीं किया, ऐसे यहां पर अध्यापक ने स्वयं काम नहीं किया, बल्कि किसी अन्य को प्रेरित किया और उससे कार्य करवाया। तो जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करके करवाता है, वहां होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रकार हमारे क्रिया के जो भेद हैं वो पूर्ण होते हैं। अब आपको कुछ मैं वाक्य दे रहा हूं जिनमें क्रिया और उसका भेद आप बताएंगे। राम स्कूल गया। सीता ने पिंकी से चाय बनवाई। मोहित ने ब्राह्मण को गाय दी।
राजा ने पान खाया। पक्षी उड़ रहा है। तो ये कुछ वाक्य मैंने डाले हैं, इसमें कौन सा भेद है उसका आप बताओगे। एक उदाहरण और डाल देता हूं। गीता खाना खाकर सो गई। ये जो उदाहरण मैंने डाले हैं क्रिया के मिश्रित उदाहरण हैं। इनमें आपने कमेंट के माध्यम से आपने उत्तर कैसे डालना है, 1 नंबर लिखना है और उसमें कौन सा भेद है उसका नाम लिख देना है। 2 नंबर डालना है, उसमें कौन सा भेद है उसका नाम लिख देना है। तो आशा है आपको समझ आ रही होगी और आपके कमेंट के माध्यम से मुझे आपने कितना ग्रहण किया इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को एक्टिवेट नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लासेस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।